नमस्कार, स्वागत है बनारसी किस्से के बिल्कुल ताज़ा एपिसोड में। आज बनारसी किस्से में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ काशी के एक ऐसे संगीत समारोह की जिसकी यात्रा इस वर्ष 103 साल पुरानी हो जाएगी। काशी को यूं ही भारत की सांस्कृतिक राजधानी नहीं कहते, इसके कई कारण हैं। काशी में वह सब कुछ है जो आप इस देश के किसी भी हिस्से में जाकर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जहाँ तक संकटमोचन संगीत समारोह की बात है तो निश्चित रूप से संकटमोचन संगीत समारोह 103 साल का हो गया है, लेकिन इसकी शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास जी के समय से ही हो चुकी थी। कारण गोस्वामी जी स्वयं संगीत के मर्मज्ञ थे और जिनको वो अपना गुरु मानते थे, यानी भक्त शिरोमणि हनुमान जी, वो तो संगीत के प्रकांड विद्वान, वो गंधर्वों को भी संगीत में पराजित कर देते थे। तो संगीत का संबंध संकटमोचन का तब से है जब से गोस्वामी जी को हनुमान जी के दर्शन हुए, उन्होंने संकटमोचन भगवान की स्थापना की। संगीत तब से चला आ रहा है संकटमोचन मंदिर में। इसका प्रमाण एक और भी है। कहते संगीत में 7 सुर हैं, रामचरितमानस में 7 सोपान हैं और ये 7 सोपान संगीत की जो धारा है उस धारा से सम्मिलित होते रहते हैं। तो संकटमोचन संगीत समारोह से जुड़ी कुछ खास बातें जो मैंने अपने साथ रखी हैं इस वक्त एक प्रमाण के तौर पर, मैं उनके हवाले से कुछ बातें आपसे करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं संगीत समारोह की तरफ पूरी तरह बढ़ूं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर चर्चा किए बिना आगे बढ़ना उचित नहीं होगा। काशी में संगीत की तीनों धाराओं यानी गायन, वादन और नृत्य का संगम अति प्राचीन काल से होता आ रहा है। मौजूदा समय में बीते 500 वर्षों का सांगीतिक इतिहास काशी के खंड खंड में उपलब्ध है। आधुनिक काशी में सांगीतिक इतिहास की बात करें तो गायन विधा का घराना 200 साल से अधिक पुराना है। वादन की विधा भी इसी के साथ साथ चलती है। लेकिन हम नृत्य की बात करें, ख़ास तौर पर कथक की, तो कथक की विधा काशी में 100 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। और शायद यही कारण है कि लखनऊ घराना हो या जयपुर घराना हो, वो कथक के रूप में बनारस घराने को नहीं मानते। हालांकि बनारस के कुछ लोगों का ये दावा है कि ये हमारी जो परंपरा है, कथक का जो घराना है वो लखनऊ से भी पुराना है, लेकिन इतिहास कहीं भी इसका समर्थन करता नहीं दिखता। इसकी शुरुआत बिंदादीन महाराज जी से होती है, जो पंडित बिरजू महाराज जी के पुरखे रहे। अगर हम ये कहें कि बनारस घराने में कथक की विधा फल फूल रही है, विस्तार पा रही है, तो गलत नहीं होगा। हाँ, घराने के रूप में इसकी स्थापना का क्या अस्तित्व रहेगा, ये बात की बात है। खैर, मेरा ऐसे किसी विवाद से कोई नाता नहीं है। मेरा नाता है तो सिर्फ संवाद से। और बनारस ने संगीत को जो कुछ दिया है वो किसी और शहर ने नहीं दिया। और जहाँ तक संकटमोचन संगीत समारोह की बात है तो इसकी नींव में बनारस घराना है और इसके मील के जो पत्थर हैं वो भी बनारस घराने के ही हैं। शुरुआती 60 साल यह संगीत समारोह बनारस घराने के बलबूते पर ही आगे बढ़ा। और ख़ास तौर पर कबीर चौरा और रामापुरा के जो कलाकार परिवार थे, उन लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के इस परंपरा को जीवंत बनाए रखा। तो बनारस में गायन, वादन और नृत्य के घराने की चाहे जो भी अवधारणा है, इन सब से उलट एक निर्विवाद सत्य यह है कि संकटमोचन संगीत समारोह ने वर्ष 2023 में अपने 100 साल पूरे कर लिए। यह न सिर्फ भारत का बल्कि पूरी दुनिया में संकटमोचन संगीत समारोह काशी की सांगीतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और उसी के रूप में ये अपनी खास पहचान रखता है।
इसका वैश्विक प्रचार प्रसार तो 5 दशकों से भी अधिक समय से होता आया है, मगर 2020 से पहले तक काशी की इस सांगीतिक विरासत से रूबरू होने के लिए दुनिया भर के संगीत प्रेमियों को काशी आना अनिवार्य था। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा स्थापित संकट मोचन मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष हनुमान जयंती पर आयोजित होने वाले इस संगीत समारोह का हिस्सा बनने के लिए काशी आए बिना दूसरा कोई रास्ता था ही नहीं। लेकिन कोरोना काल ने एक ऐसी उपलब्धि दे दी जिसकी अपेक्षा भी नहीं थी। अब बिना काशी आए भी आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हुए संकट मोचन संगीत समारोह का लुत्फ उठा सकते हैं। ये भी एक बड़ी विचित्र सी बात है। इसके मैं संगीत समारोह की शुरुआत, इसके इतिहास पर चलूं तो एक बात मुझे याद आती है। वर्ष 2019 में एक प्रयोग हुआ था। प्रयोग के तौर पर संकट मोचन संगीत समारोह को सोशल मीडिया पर लाइव किया गया था। तब किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले वर्ष कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी, पूरे संसार में हाहाकार होगा, मगर संकट मोचन में संगीत ही मुखर हुआ। बड़ी मज़ेदार बात हुई। देश भर के कलाकारों ने अपने वीडियो शूट करके भेजे और वो वीडियो संकट मोचन मंदिर परिसर में जिस स्थान पर मंच बना करता है वहाँ पर एक स्क्रीन लगाकर उसके माध्यम से दिखाई गई और उस स्क्रीन से के सामने कैमरा लगाकर उसका लाइव किया गया। तो आइए अब चर्चा करते हैं संकट मोचन संगीत समारोह के श्री गणेश की। किन परिस्थितियों में इसका श्री गणेश हुआ और किन किन चरणों से गुजरते हुए शास्त्रीय संगीत की यह विरासत अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त हो चुकी है। संकट मोचन संगीत समारोह के 10 दशकों के संगीतमय यात्रा की चर्चा शुरू करूं, इससे पहले संकट मोचन महाराज और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ी चर्चा आवश्यक है। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी संगीत के गुणी हैं। उनका प्रिय वाद्य मृदंग है। उनकी संगीत निपुणता के आधार पर ही ज्ञान गुण गंधर्व विजेता कहा गया उन्हें, अर्थात संगीत में हनुमान जी गंधर्वों को भी पछाड़ने की क्षमता रखते हैं। वहीं संकट मोचन मंदिर के गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जो स्थान है, हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। गोस्वामी जी संस्कृत और ज्योतिष पर समान रूप से अधिकार रखते थे। उन्हें संगीत की अत्यंत सूक्ष्म जानकारी भी थी। इसका उदाहरण विनय पत्रिका के पद हैं। कौन सा पद कौन से राग में किस ताल में गाना है, इसका उल्लेख उन्होंने विस्तार के साथ किया है। आधुनिक काल में विनय पत्रिका शास्त्रीय संगीतकारों की रीढ़ है। मूल रूप से देखा जाए तो संगीत की यह यात्रा गोस्वामी जी से ही शुरू हुई। गोस्वामी जी के इष्ट हनुमान जी महाराज हैं और हनुमान जी को उन्होंने अपना गुरु माना है। श्री गुरु चरण सरोज रज, राम दुआरे तुम रखवारे जैसी पंक्तियों से उन्होंने अपनी इस भावना को अभिव्यक्त किया है। और आइए अब बात करते हैं सनातन धर्म में राग भोग की परंपरा की। सनातन धर्म में भगवान की राग भोग सेवा का विधान है। भोग हम उन्हें रोज प्रसाद के रूप में, भोजन के रूप में अर्पित करते हैं। रात्रि में शयन से पूर्व, प्रातः जागरण के बाद, मध्याह्न में, संध्या बेला में, अलग अलग कालखंड में, अलग अलग समय में अलग अलग भोग प्रसाद अर्पित किए जाते हैं। वहीं राग की जब बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि शयन से पूर्व रागनियों पर आधारित संकीर्तन हनुमान जी एक ज़माने से सुनते आ रहे हैं। संगीत और मानस में भी बहुत सारी समानताएं हैं। मानस के 7 कांड हैं तो संगीत के 7 थाट हैं, जिसके आधार पर मूल 7 रागों का निर्माण हुआ है। संगीत की मात्राओं की बात करें तो 7 और 12 मात्राएं संगीत की मूल हैं। ख्याल गायकी में 7 मात्रा और ध्रुपद संगीत में 12 मात्रा के जो आधार तत्व हैं वो है। श्री रामचरितमानस 12 मात्रा का ग्रंथ है। इसमें लिखित छंद 7 मात्रा के हैं। रागों और तालों से तैयार हुए संकट मोचन संगीत समारोह की भव्य प्रासाद की नींव इन्हीं राग रागिनियों से पड़ी है।
संकट मोचन मंदिर में सार्वभौम रामायण सम्मेलन की शुरुआत वर्ष 1922 में हुई। 3 दिन सार्वभौम सम्मेलन और चौथे दिन संगीत समारोह होता था। संगीत समारोह का पहला मंच भगवान संकट मोचन बाबा की ड्योढ़ी पर बना था। गर्भगृह के ठीक बाहर कलाकार गायन वादन करते थे। यह क्रम अगले 25 वर्षों तक चला। रामायण समारोह का पूरा दारोमदार तत्कालीन बड़े महंत पंडित बांके राम मिश्र जी निभाते थे, तो एक दिवसीय संगीत समारोह की कमान तत्कालीन छोटे महंत पंडित अमरनाथ मिश्र के हाथों में होती थी। संगीत समारोह में श्रोताओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए वर्ष 1948 में तत्कालीन बड़े महंत पंडित बांके राम मिश्र के निर्देश पर मंदिर परिसर स्थित कुएं की जगत मंच के रूप में इस्तेमाल की गई। यह पहला मौका था जब मंच का स्थान परिवर्तित हुआ। साल दर साल आयोजन की लोकप्रियता का ग्राफ तेजी से आगे बढ़ता गया। काशी के कबीर चौरा और रामापुरा मोहल्ले से जुड़े कलाकारों ने आयोजन को अपना लिया। छोटे महंत पंडित अमरनाथ मिश्र, जो स्वयं एक सिद्ध पखावज वादक थे, और तबला वादक पंडित किशन महाराज, इन दोनों लोगों की मित्रता ने इस संगीत समारोह को बहुत सजाया, बहुत संवारा। संगीत समारोह के 40वें साल यानी 1962 में 3 बड़े बदलाव हुए। पहला बदलाव संगीत समारोह के मंच का हुआ। कुएं की जगत से हटाकर यह मंच व्यवस्था की दृष्टि से गर्भगृह के दक्षिणी छोर स्थित बरामदे में लाया गया। यहाँ वर्तमान में महिला दीर्घा है। वर्तमान में संकट मोचन संगीत समारोह में जहाँ महिलाएं मंच के सामने बैठ के संगीत सुनती हैं, देखती हैं, नृत्य आदि, वो स्थान मंच का हुआ करता था। इसी वर्ष संगीत समारोह को 2 दिन का कर दिया गया। और जो तीसरा सबसे बड़ा बदलाव था वो ये था कि बनारस के बाहर से पहली बार कलाकार के रूप में पंडित जसराज जी के बड़े भाई पंडित मणिराम जी ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई थी। 1966 में वायलिन वादक वीजी जोग इस समारोह में शामिल होने वाले दूसरे बाहरी कलाकार बने। वीजी जोग के साथ सारंगी पर उस वर्ष पंडित गोपाल मिश्र जी ने संगत की थी। पंडित गोपाल मिश्र जी पंडित राजन साजन के चाचा एवं गुरु। वायलिन और सारंगी की उस जुगलबंदी ने एक ऐसा इतिहास रचा जिसे आज तक संकट मोचन में कभी दोहराया ही नहीं जा सका। उनका वादन राग ललित में हुआ था और उस कार्यक्रम में एक और वीजी जोग और दूसरी ओर पंडित गोपाल मिश्र और बीच में बैठे थे पंडित किशन महाराज। उस वादन के दौरान अचानक मंच पर एक ट्यूबलाइट गर्म होकर फूट गई। तेज आवाज के साथ उसके शीशे इधर उधर बिखर गए, लेकिन तीनों में से कोई भी कलाकार अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। जो जिस धुन में गा बजा रहा था वो उसी धुन में रगा रहा। किसी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई, जैसे उन्हें पता ही नहीं चला कि कुछ हुआ भी है। खैर, इस दौर में संगीत समारोह का समापन प्रख्यात तबला वादक पंडित कंठे महाराज की प्रस्तुति से होता था। 2 दिन में जितने कलाकारों ने प्रस्तुति दी होती थी, सब के सब आगे की पंक्ति में बैठकर उनका तबला वादन सुनते थे। सुबह समारोह समाप्त होने के बाद सभी कलाकार बेल का शरबत पीकर ही मंदिर से रवाना होते थे। यह भी एक अनूठी परंपरा थी। हालांकि अब बेल के शरबत की जगह मालपुए और लड्डू ने ले ली है और साथ में मिलता है फुन्नी दाना। ये फुन्नी दाना वो नमकीन है जो सिर्फ और सिर्फ संकट मोचन संगीत समारोह के दौरान ही बनती है। न तो उसके पहले ये मिलेगी आपको मंदिर में और न उसके बाद मिलेगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसकी भी बड़ी खूबियाँ हैं और इसको बनाने की तकनीक भी बहुत लाजवाब है। और कई बार प्रयास करने के बाद इस फुन्नी दाना को तैयार करने की तकनीक मुझे पता चली, कई वर्ष मेहनत करने के बाद, क्योंकि कोई बताना नहीं चाहता था। मैंने जब ये आश्वस्त कर दिया कि यह तकनीक किसी को नहीं पता चलेगी, कहीं इसका खुलासा नहीं करूँगा, तब मुझे बताया गया। तो मैं भी आपको बहुत खुल के नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ उस मंदिर के प्रति, किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं। मैं संकट मोचन हनुमान जी की परंपराओं के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। मैं संकट मोचन हनुमान जी के प्रति प्रतिबद्ध हूँ, इसलिए उसका खुलासा विस्तार से नहीं करूँगा, थोड़ा बहुत इशारा जरूर करूँगा, क्योंकि उसकी अपनी खूबी है।
तो उधर चलने से पहले कुछ और ख़ास बातों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ। धीरे धीरे संकट मोचन संगीत समारोह की लोकप्रियता इतनी बढ़ती गई कि लोगों का आना अपेक्षा से अधिक होने लगा। फिर पहली बार 25 साल बाद जो मंच बदला था, बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए अगले 15 वर्ष बाद फिर उसकी जगह बदलनी पड़ी। और यही नहीं, यह सिलसिला आगे चलता रहा और देश के दूसरे शहरों के जब कलाकारों का आगमन यहाँ होने लगा तो फिर एक बार और मंच को बदलने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि लोगों को बैठने में दिक्कत होने लगी थी। तब नतीजा यह हुआ कि अगले 9 साल के बाद ही पुनः मंच बदलने की ज़रूरत आ गई और वर्ष 1971 में, यह भी एक संयोग ही है कि वर्ष 1971 में जब तीसरी बार संकट मोचन संगीत समारोह का मंच बदला गया था, उसी साल मेरा भी जन्म काशी में हुआ था। और तब से ये मंच यथास्थान पर है, उसी जगह है और पिछले करीब करीब 31-32 वर्षों से मैं संकट मोचन संगीत समारोह की कवरेज करता आ रहा हूँ एक पत्रकार के रूप में। और इन 3 दशकों की जो यात्रा है, जो मेरे संस्मरण है, वो बड़े अद्भुत हैं। मेरी पत्रकारिता की शुरुआत भी संकट मोचन मंदिर से हुई थी। आज अखबार ज्वाइन करने के पहले वहाँ जो सिटी चीफ थे आज अखबार में, LV दास जी, उन्होंने मुझे एक काम सौंपा कि संकट मोचन संगीत समारोह चल रहा है, यदि आप इसकी कवरेज ठीक से कर लेंगे तो इससे बड़ा कोई समारोह शहर में होता नहीं है, तो आप मान लिया जाएगा कि आप सांस्कृतिक पत्रकारिता कर सकते हैं। शर्त ये रखी गई थी कि संकट मोचन परिसर में मुझे किसी को ये नहीं बताना था कि मैं आज अखबार के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। मुझे गोपनीय तरीके से रिपोर्टिंग करनी होती थी। तो मैं मंच के ठीक सामने वाले बरामदे में बैठ जाता था। पंडित हरिराम द्विवेदी जी इसके उद्घोषक हुआ करते थे। वो जो बोलते थे और कलाकार जो बोलते थे, वही सुनकर मैं लाइव कॉपी वहाँ लिखते रहता था और अगली सुबह होने से पहले कॉपी फाइनल कर लेता था। अखबार के दफ्तर में जाके कॉपी रख आता था। तब उस समय कंपोजिंग का ज़माना था, कॉपी कंपोज की जाती थी, फिर उसका प्रूफ चेक होता था, ब्लॉग बनते थे। वो दौर था अखबार का। दूसरे दिन मुझसे कहा गया कि आज आखिरी रात है संकट मोचन की। उस समय 5 दिनों का समारोह हुआ करता था। आज आखिरी रात है, तो क्यों ना आप कवरेज करने के बाद दफ्तर में आकर ही कॉपी लिखिएगा। अब इसके पीछे उनकी क्या मंशा थी ये तो मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन मैं जो अंदाज़ा लगाता हूँ वो ये कि शायद उन्हें ये लगा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं किसी और से लिखवा कर ले आता हूँ और अपने नाम से कॉपी जमा कर देता हूँ। तो उसके बाद आखिरी दिन की जो मैंने कवरेज की, फिर दफ्तर में जाके कॉपी लिखी मैंने और जमा की। तब मुझे कहा गया कि ठीक है, आप कर सकते हैं और जैसे ही आवश्यकता होगी आपको बुलाया जाएगा। खैर, तो ये तो एक चर्चा में बात आई तो मैंने आपसे जिक्र कर लिया। तो मैं बात कर रहा था संकट मोचन संगीत समारोह की और इसके मंच की और इसमें हुए तमाम परिवर्तनों की। बेशक बनारस से बाहर के कलाकारों के आगमन का क्रम 1962 से ही शुरू हो गया था, लेकिन यह सिलसिला पंडित जसराज की दूरदर्शिता से परवान चढ़ा। अगले ही साल जयपुर के नामी गायक गोविंद प्रसाद जयपुर वाले का आगमन हुआ। कुछ ऐसा सुखद संयोग बना कि महाराज काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की प्रेरणा से काशी के तुलसी घाट पर ध्रुपद मेला की नींव पड़ी। महाशिवरात्रि के अवसर पर पक्की गायकी के मेले ने कई अन्य कलाकारों को भी संकट मोचन से जुड़ने की राह खोल दी। वर्तमान महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्र जी के दादा यानी पंडित अमरनाथ मिश्र जी स्वयं भी एक सिद्ध पखावज वादक थे और वर्ष 1975 से लेकर 1980 तक लगातार उन्होंने ध्रुपदियों के साथ पखावज संगत की। हुआ ये कि वर्ष 1977 में पंडित प्रताप नारायण मिश्र का गायन हो रहा था। काशी के ही अरुण चटर्जी उनके साथ तबले पर संगत कर रहे थे और कंकना बनर्जी, जो आज की तारीख में एक सिद्ध गायिका के रूप में जानी जाती हैं, उस समय उन्होंने संगीत सीखना आरंभ ही किया था। वो तानपुरा बजा रही थी। हुआ ये कि जब पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी गा रहे थे तो अचानक गलती से भाव में आकर कंकना बनर्जी ने भी सुर लगा दिया। अब जैसे ही कंकना बनर्जी ने सुर लगाया, पूरे सभागार में लोलो कोको शुरू हो गया। अब आप कहेंगे ये लोलो कोको क्या है? लोलो कोको विशुद्ध देशज शब्दावली है, जिसको हम कह सकते हैं कानाफूसी पंचायत।
तरह तरह की बातें। महिला ने सुर लगा दिया, महिला ने सुर लगा दिया, महिला ने सुर लगा दिया, ये सुर पूरे मंदिर में फैल गया। तब तत्कालीन महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी ने यूं हाथ उठाकर इशारा किया। उनके हाथ का एक इशारा भर पर्याप्त था और फिर पूरे परिसर में सन्नाटा छा गया। किसी ने फिर कुछ नहीं कहा। महंत जी उठे, माइक पर आए। उन्होंने कहा कि जब हनुमान जी की इच्छा से सुर लग ही गया है तो अब अगले वर्ष से कंकणा बनर्जी संकट मोचन संगीत समारोह के इस मंच पर गायन करेंगी। तो महिलाओं के लिए रास्ता खोलने का जो काम हुआ वो कंकणा बनर्जी के माध्यम से हुआ। दुनिया भर में अपनी ख्याति रखने वाले पंडित राजन साजन मिश्र को कौन नहीं जानता। यह दुर्भाग्य है कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने पंडित राजन मिश्र जी को खो दिया। इन दोनों भाइयों की सांगीतिक यात्रा भी इसी संकट मोचन के दरबार से शुरू हुई थी। वर्ष 1976-77 की बात है। ये दोनों भाई गायन करने के लिए आए थे और इनका गायन सुनने के लिए पंडित रविशंकर भी आए थे। महान सितार वादक पंडित रविशंकर जी ने उसी मंच पर बैठकर इन दोनों भाइयों का गायन सुना और वो इनके गायन से इतने प्रभावी हुए कि उन्होंने अपने जो अगला उनका यूरोप का टूर था 6 महीने का, उस टूर के लिए राजन साजन जी को बुक कर लिया। यहीं से उनके गायकी जीवन के उत्कर्ष की यात्रा आरंभ हुई। इसका श्रेय भी संकट मोचन जी को ही जाता है। और एक और बड़ा रोचक वाकया यहीं से संकट मोचन संगीत समारोह के साथ जुड़ता है। हुआ ये कि उसी टूर के लिए पंडित रविशंकर जी ने पंडित किशन महाराज जी को भी अपने साथ ले जाना चाहता। पंडित किशन महाराज जी ने यह शर्त रखी कि मुझे बराबर का भुगतान चाहिए। तो पंडित रविशंकर जी का कहना था कि भाई जो मुख्य कलाकार है उसकी फीस ज़्यादा होती है, जो संगतकार होते हैं उनकी कम होती है। ये बात पंडित किशन महाराज जी को बहुत चुभी। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा और इस जिद को पाल के बैठ गए कि मैं संगतकारों को कलाकारों का दर्जा दिलाकर रहूंगा। इसके बाद पंडित किशन महाराज जी ने अलग स्तर पर ही जाकर साधना की और ईश्वर भी उनके साथ था। न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के बाहर भी उन्होंने तबला को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया। तबला जो एक संगत वाद्य के रूप में स्थापित था, उसे स्वतंत्र वाद्य की पहचान दिलाई। और पंडित किशन महाराज जी की ये जिद आज देखिए उसके रंग हमें दिख रहे हैं। उन्होंने बहुत कष्ट सहे, बहुत पीड़ा सही, मगर जो कष्ट जो पीड़ा उन्होंने सही, आज उसका आनंद उनकी अगली पीढ़ियां ले रही हैं। उनकी से मतलब तबला वादकों की अगली पीढ़ियां, सिर्फ उनके वंश परंपरा की नहीं। आज देश का कोई भी तबला वादक हो, वह स्वतंत्र प्रस्तुति के लिए आमंत्रित किया जाता है यदि योग्य है तो यह किशन महाराज की ही देन थी कि उन्होंने संगतकारों को भी कलाकार का दर्जा दिलाया और कहीं न कहीं से संकट मोचन संगीत समारोह की भूमिका उसमें रही। हाँ, ये भी हुआ एक बार कि पंडित जी नाराज हो गए किसी बात पर, उन्होंने संकट मोचन आना छोड़ दिया। लेकिन तब ऐसा नहीं हुआ कि संकट मोचन संगीत समारोह में कोई व्यवधान आ गया हो। पंडित किशन महाराज नाराज होकर चले गए। कई वर्षों तक किशन महाराज समारोह से दूर रहे। 1980 में जब पंडित अमरनाथ मिश्र जी का निधन हुआ तो भी वह तुलसी घाट नहीं आए थे, मगर समारोह में नए कलाकारों के जोड़ने का क्रम जारी रहा। गायन में महिलाओं के प्रवेश के 9 वर्ष बाद 1987 में नृत्य में भी अवसर मिलने शुरू हुए। शुरुआती समय में तो सिर्फ गायन तक बात सीमित थी। 1987 में पहली बार किसी नृत्यांगना को भी संकट मोचन संगीत समारोह में अवसर दिया गया और वो पहली नृत्यांगना थी संयुक्ता पाणिग्रही, जिन्होंने ओडिसी नृत्य की प्रस्तुत की थी। उस परंपरा का निर्वाह करते हुए प्रति वर्ष ओडिसी के कुछ आइटम संगीत समारोह में अनिवार्य रूप से रहते हैं। इस वर्ष भी हैं। जब तक केलुचरण महापात्रा जी जीवित थे वो निरंतर प्रतिवर्ष आते थे और अब उनके पुत्र रतिकांत और पुत्र वधू सुजाता इस परंपरा का निर्वाह कर रही हैं।
उनकी शिष्य मंडलियाँ भी अब आने लगी हैं उनके साथ, तो मैं इस पर भी बात करूँगा तब, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी और बातें उस पुराने दौर की। वर्ष 1989 से 1993 तक पंडित किशन महाराज जी संकट मोचन संगीत समारोह से दूर रहे। इस बीच पंडित शारदा सहाय, पंडित श्यामता महाराज, पंडित लच्छू महाराज, पंडित ईश्वर लाल मिश्र, पंडित छोटे लाल मिश्र जैसे दिग्गज तबला वादकों ने संगीत समारोह की कमान संभाले रखी। संकट मोचन मंदिर के जो वर्तमान महंत हैं प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र जी, वर्ष 1983 में वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करने के लिए मैसूर चले गए। 1988 में लौटे तो अगले ही साल एमटेक और पीएचडी के लिए आईआईटी रुड़की के लिए उन्हें रवाना हो जाना पड़ा। वर्ष 1993 में आईआईटी बीएचयू में उन्होंने लेक्चररशिप ज्वाइन की और तब से वो लगातार बनारस में बने हैं। वर्ष 1990 में माणिक वर्मा, 1992 में कुमार गंधर्व का भी आना हुआ। तो मैं बता रहा था कि वर्ष 1994 में संगीत समारोह शुरू होने से चंद सप्ताह पहले प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र जी पंडित किशन महाराज जी से मिलने उनके घर पहुंचे। घर पहुंचते ही प्रोफेसर विशंबर नाथ जी मिश्र ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के पंडित जी से पूछा कि महाराज जी, संगीत समारोह में तू काहे नहीं आवेला? पंडित किशन महाराज जी ने इस प्रश्न के उत्तर में एक प्रश्न दागा। उन्होंने कहा, तू कभी बोलावे अइला? महन जी ने तत्काल उत्तर दिया, आयल तो ही बोलावे बदे। किशन महाराज जी भी दिल के राजा, उन्होंने कहा कि जब तू आयल हुआ बुलावे तो जा, हमहू आईब। ये जो अंदाज था पंडित किशन महाराज का, इसके लिए वो विशेष रूप से जाने जाते थे। अक्खड़ बनारसी, फक्कड़ बनारसी। पंडित किशन महाराज जी को तो कई बार ऐसी स्थिति में लोगों ने देखा कि विश्वास नहीं हुआ कि ये पंडित किशन महाराज जी ही हैं। कबीर चौरा पे रहते थे, सुबह निकले गंजी पहने हुए, एक गमछा कंधे पर, एक गमछा कमर में बांधे हुए। पता लगा कोई मिल गया तो उससे बतियाते बतियाते गोदौलिया तक आ गए। अब जब गोदौलिया तक आ गए तो क्या, जब गदौलिया आ गए तो तुलसी घाट कितना दूर हो, आवा तुलसियों घाट हो लेवल जाए। तो उसी गंजी और गमछे में पंडित किशन महाराज कबीर चौरा से तुलसी घाट तक ना पाते थे। उन्हें कोई हिचक नहीं थी कि कौन क्या कहेगा, इतने बड़े कलाकार हैं, गंजी और गमछे में बनारस में घूम रहे हैं। तो साहब, यही बनारसीपन है, यही बनारसी अक्खड़पन है और यही बनारसी फक्कड़पन है। कला, विद्वत्ता सब अपनी जगह, मस्ती अपनी जगह। और एक बनारसी, असली बनारसी वही है जो मस्ती को सर्वोपरि रखता है, हमेशा मस्त रहता है। और हमारे पंडित राजेश्वर आचार्य जी, जिनका जो ध्रुपद तीर्थ पर जो ध्रुपद मेला लगता है उसके संस्थापक हैं और संकट मोचन संगीत समारोह में भी उनकी बड़ी भूमिका रही है। वो तो लोगों को आशीर्वाद ही यही कह के देते हैं कि मस्त रहा मस्त करा, स्वयं भी मस्त रहो और ऐसे काम करो कि सामने वाला भी मस्त रहे। तो मस्ती बनारस की अनिवार्य शर्त है, बनारसी होने की अनिवार्य शर्त है। और इस शर्त को हूबहू अक्षरशः जीते थे ये कलाकार। तो आइए फिर चलते हैं संकट मोचन की तरफ। ऐसी बीच में बहुत सारी बातें मुझे याद आती रहेंगी और मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा, लेकिन संकट मोचन संगीत समारोह अपनी सतत प्रवाह में बहता जा रहा है और हमेशा हर वर्ष एक नई उपलब्धि अर्जित करता जा रहा है। तो वर्ष 1994 से पंडित किशन महाराज फिर संकट मोचन संगीत समारोह से जुड़े। तब कार्यक्रम में उन्होंने वायलिन वादक रोबिन घोष के साथ तबला वादन किया था। पंडित किशन महाराज की दोबारा एंट्री के बाद कुछ तबला वादकों ने विरोध जाहिर किया, उन्होंने अपने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन इसका भी बहुत असर नहीं पड़ा। बहुत सारे लोग संकट मोचन संगीत समारोह में समर्पण के भाव के साथ जुड़े रहे और इसी क्रम में ख्यात संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, सोनल मान सिंह, केलू चरण महापात्रा, राम मोहन महाराज, विजय शंकर, दुर्गा लाल, ऐसे कई कलाकार जुड़ते गए
जिनकी बहुत लंबे समय से हसरत थी इस मंच पर आने की। समारोह को नवीन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में इन कलाकारों ने बहुत योगदान दिया। साथ ही साथ एक ऐसी अवधारणा इस संगीत समारोह को लेकर देश भर में बनी कि दक्षिण भारत के कलाकार भी इच्छुक होने लगे इस समारोह में हाजिरी देने की। वो संकट मोचन भगवान को संगीत सुनाना चाहते थे। ऐसे में आज़ाद शिवदासानी की चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी के लंदन निवासी मित्र आज़ाद शिवदासानी ने दक्षिण भारतीय कलाकारों को बुलाने का प्रस्ताव रखा था। वह यह भी जानते थे कि संगीत समारोह का आयोजन मंदिर अपनी आमदनी से करता है। दक्षिण भारतीय कलाकारों को आमंत्रित करने के लिए धन और समय दोनों की बाध्यता आड़े आ रही थी। ट्रेन से चेन्नई से आने में 36 घंटे से भी अधिक का समय लगता है। तब संकट मोचन आने वाले कलाकारों को AC 2 टियर का फेयर, काशी में आवास और भोजन की व्यवस्था दी जाती थी। कलाकारों को पारिश्रमिक तब भी नहीं मिलता था, आज भी नहीं मिलता है। ये कहना गलत होगा कि मिलता है, देने की व्यवस्था ही नहीं थी। पहले साल से लेकर 103वें साल तक किसी भी कलाकार को आधिकारिक रूप से पारिश्रमिक नहीं दिया गया। उनके आने जाने का खर्च, रहने खाने का खर्च ये मंदिर उठाता रहा है और आज भी उठाता है। आज अधिकतर कलाकार वायुयान से आते हैं, उन्हें हवाई जहाज़ का किराया दिया जाता है, उनके लिए अच्छी रहने की, शुद्ध भोजन की व्यवस्था मंदिर की ओर से की जाती है और ये कलाकार इसी में गदगद रहते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को समझते हुए आज़ाद शिवदासानी जी ने एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि समारोह के लिए मैं प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दूंगा और उसके बाद 1995 से हवाई जहाज़ से कलाकारों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर तो दक्षिण भारत के नामचीन कलाकारों की कतार लग गई। बांसुरी वादक विमन्ना जाधव, गायक वेंकटेश कुमार, TN शेष गोपालन, विनायक तोरवी, नागराज हवलदार, वायलिन वादक मंजुनाथ, वायलिन वादक L सुब्रमण्यम, U श्रीनिवास, पखावज वादक यल्ला वेंकटेश्वर, सैक्सोफोन वादक कदरी गोपालनाथ, RK पद्मनाभन, वायलिन वादक कन्याकुमारी, संतूर वादक विशेश्वरन, नृत्यांगना चित्रा विशेश्वरन, हैदराबाद से पद्मजा रेड्डी जैसे कलाकारों ने अपने करियर की शुरुआत इस संकट मोचन समारोह से की। यानी न सिर्फ उत्तर भारत या उत्तर भारतीय गायन पद्धति बल्कि कर्नाटकी संगीत के भी कई पुरोधा जो आज पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं, उनकी सांगीतिक यात्रा का श्री गणेश संकट मोचन मंदिर से हुआ। संकट मोचन मंदिर के संगीत समारोह से हुआ। संकट मोचन संगीत समारोह 20वीं शताब्दी की डेहड़ी लांघकर 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर गया। तब तक इस संगीत समारोह में मुस्लिम कलाकारों का प्रवेश नहीं हुआ था। वर्ष 2006 में बनारस में सीरियल ब्लास्ट होते हैं। कैंट, संकट मोचन मंदिर और दशाश्वमेध पर ये विस्फोट करने की साजिश थी। कैंट पर विस्फोट हो गया, संकट मोचन मंदिर में विस्फोट हो गया। दशाश्वमेध पर सबसे बड़ा जो धमाका करने की साजिश की गई थी वो बम जिंदा बरामद कर लिया गया। उस घटना के बाद से शहर में सांप्रदायिक तनाव बहुत जबरदस्त हो गया था। यह एक विचित्र सा संयोग है कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन जितने आतंकवादी पकड़े जाते हैं सब मुस्लिम ही निकलते हैं। इस विचित्रता ने बनारस की गंगा जमुनी तहजीब का जो माहौल था उसमें विष घोलना शुरू कर दिया था। तब संकट मोचन मंदिर के तत्कालीन महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी ने एक अनूठी पहल की। प्रोफेसर मिश्र ने तत्कालीन मुफ्ती शहर मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी को एक प्रस्ताव भेजा, जिसके अंतर्गत इन दोनों धर्माचार्यों ने काशी की जनता से सहिष्णुता की अपील की। खुली हुई जीप पे खड़े होकर प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी और
अब्दुल बातिन नोमानी जी, इन दोनों लोगों ने पूरे शहर में भ्रमण किया और एकता का ऐसा संदेश दिया जिसने शहर के वातावरण को खराब होने से बचा लिया। तो बनारस शहर में अमन चैन बनाए रखने के लिए संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र और मुफ्ती शहर मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने एक साथ निकलकर शहरवासियों से अमन चैन बनाए रखने की गुजारिश की। आतंकवादियों को अपनी एकता की ताकत दिखाकर बनारस वालों ने न सिर्फ उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संकट मोचन संगीत समारोह में मुस्लिम कलाकारों के प्रवेश का भी ऐलान कर दिया। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की दिली तमन्ना थी कि जैसे वे बालाजी घाट पर बैठकर भगवान बालाजी को शहनाई सुनाते हैं, वैसे ही कभी संकट मोचन भगवान को भी उन्हें शहनाई सुनाने का अवसर मिले। उनके जीवन काल में तो ये संभव नहीं हो सका, लेकिन उनकी इस तमन्ना को पूरा करने का श्रेय उनके भांजे उस्ताद मुमताज़ खान को मिला। जब प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र जी ने ऐलान किया कि संकट मोचन संगीत समारोह में मुस्लिम कलाकारों को भी मौका दिया जाएगा, तो मुमताज़ खान साहब पहले कलाकार बने जिन्होंने शहनाई वादन किया। इसके बाद उस्ताद निशाद खान साहब, उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब, वर्ष 2014 में छोटे गुलाम अली भी यहाँ आए और उन्होंने अपनी मौसीकी के जादू से काशीवासियों को एक बार फिर से वैसा ही आनंद दिया जैसा पहले से वे पाते आ रहे थे। अपनी मौसीकी के बल पर लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले गुलजार साहब भी इस संगीत समारोह में हिस्सा बन चुके हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने गायन नहीं किया, उन्होंने वादन नहीं किया, उन्होंने शायराना अंदाज में कुछ बातें कही थी, लेकिन वो बातें बहुत काम की थी, जिसे बनारस के लोगों ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया था। समय के साथ साथ कलाकारों के चयन का जो दायरा था वो भी बढ़ता गया। विशुद्ध रूप से शास्त्रीय संगीत के लिए जाने जाने वाले इस संकट मोचन संगीत समारोह में भजन गायकों की एंट्री अनूप जलोटा के माध्यम से हुई। फिर उपशास्त्रीय संगीत के भी कई कलाकार इसमें शामिल होते रहे हैं, पहले से शामिल होते रहे। हाल के कुछ वर्षों की बात करें तो सोनू निगम और इस तरह के कुछ फिल्मी कलाकारों को भी अवसर दिया गया। पंजाबी पॉप सिंगर जस्सी पिछले संस्करण में ही आए थे। मजे की बात यह है कि बनारस के जो पारंपरिक श्रोता हैं शास्त्रीय संगीत के, उनको ये बात पची नहीं, उन्होंने इसका मुखर विरोध किया। मगर संकट मोचन मंदिर के महंत का भी कहना ठीक ही है कि हनुमान जी जिसको सुनना चाहेंगे तो मैं आने से कैसे रोक दूंगा। अब कलाकारों के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, किस आधार पर उनका चयन होता है, ये तो महंत जी ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात तो तय है हम आस्थावानों के लिए कि उस मंदिर में, किसी भी मंदिर में तभी कोई व्यक्ति जा सकता है जब उस देवता की इच्छा हो। अब संकट मोचन महाराज अगर अल्लाह रखा खान साहब से कुछ सुनना चाहते हैं तो कौन रोक लेगा। वो आएंगे, बजाएंगे, सुनाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। तो ये धारणा ज़्यादा मजबूत हुई और बनारस का ये संकट मोचन संगीत समारोह सीमाओं के परे, सरहदों से पार जाकर वास्तव में एक संगीत का तीर्थ बन गया। और संगीत तो संगीत है साहब, संगीत वह माध्यम है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। संगीत वह जरिया है जिसकी साधना करके हम बहुत सरल तरीके से ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन यह साधना जितनी सहज है उतनी ही कठिन भी है, क्योंकि संगीत से जुड़ना और संगीत को जीना और संगीत की साधना करना तीनों अलग अलग बातें हैं। तो ये था संकट मोचन संगीत समारोह का सफ़र, और इस सफ़र के दौरान कई ऐसी रोचक घटनाएं हुई हैं जिनका जिक्र करना यहाँ लाजमी है। अब पंडित विश्व मोहन भट्ट को लेते हैं।
पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिन्होंने मोहन वीणा का इजाद किया, वो कहते हैं कि मुझे आज तक नहीं पता चला कि संकट मोचन संगीत समारोह के लिए मेरा नाम किसने प्रस्तावित किया था। और एक बड़ा रोचक वाकया हुआ था। एक बार पंडित जसराज जी गायन कर रहे थे, वो राग मल्हार गा रहे थे, और राग मल्हार की अवतारणा के समय आलाप का क्रम पूरा होते होते आकाश में बादल छा गए, और जैसे जैसे गायकी आगे बढ़ती गई वो बादल घनीभूत होकर वर्षा करने लगे। पंडित जसराज गाते रहे, मेघ बरसते रहे, और मल्हार का यह सुख उस समय जिन लोगों ने लिया उसकी अनुभूति उनकी पीढ़ियां आज भी करती है। और पंडित जसराज जी से ही जुड़ा एक और बड़ा रोचक वाकया हुआ था। पंडित जसराज राग बसंत गा रहे थे और गायन की आकुति इतनी वृहद, इतनी विस्तृत थी कि तब संकट मोचन मंदिर परिसर में रहने वाले हिरन मंच के सामने आकर खड़े हो गए थे। यह अद्भुत दृश्य था। मैंने तो उस दृश्य को नहीं देखा था, लेकिन जिन लोगों ने भी देखा और जिनसे भी मैंने उसकी चर्चा सुनी, सब ने ऐसा वर्णन किया जैसे कि चमत्कार था वो। जब तक पंडित जसराज राग बसंत गाते रहे, हिरन का जोड़ा वहीं मंच के सामने खड़ा रहा, और गायन की पूर्णता होते ही वे दोनों जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते लौट गए। और अब तो संकट मोचन संगीत समारोह एक ऐसा उत्सव बन चुका है, एक ऐसा महोत्सव बन चुका है जिसमें साहित्य की धारा, कला की धारा भी जुड़ चुकी है। हालांकि संगीत बिना साहित्य के है ही नहीं। जो भी रचनाएं गाई जाती हैं, जो भी रचनाएं बजाई जाती हैं, जिन रचनाओं पर नृत्य किए जाते हैं, वो साहित्य ही तो है। तो साहित्य और संगीत का जो साथ है वो वैसा ही है, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। लेकिन ललित कला की और जो शाखाएं हैं वो भी इससे जुड़ चुकी हैं। अब चित्रकारी की एक वृहद कार्यशाला होती है, कला दीर्घा सजती है। शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों से भी चित्रकारों की कृतियाँ यहाँ प्रदर्शित होने के लिए आती हैं। और बच्चों के लिए विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। उन्हें थीम आधारित चित्रकारी कराई जाती है। और इस वर्ष तो एक और मंच बनने वाला है। इस मंच पर पुस्तकों का लोकार्पण होगा, पुरस्कार वितरण होगा, और अलग अलग मौक़ों पर संगीत से लेकर साहित्य तक की विधाओं पर चर्चा भी होगी। तो आइए, इससे पहले कि संकट मोचन संगीत समारोह का 103वां संस्करण 6 अप्रैल से शुरू हो, हम अतीत की इस यात्रा को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां भी इसके महत्व से परिचित रहें, इसकी महत्ता से परिचित रहें।